एपिसोड स्टार्ट होता है हमें जियांगनान बे सिटी के बैरियर्स का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद व्यू चेंज होता है हमें मिलिट्री कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वार्निंग आ रही होती है। उस वार्निंग को देखकर कमांडर लावली काफी शॉक हो जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम चाइना के प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो कि ऑक्टोपस एम्परर मोस्टर को समंदर से बाहर आता हुआ देख रहे होते हैं और उन्हें इसे देखकर काफी गुस्सा आ जाता है। तभी वो पांचों कंट्रीज के प्रेसिडेंट को कॉल करके बताते हैं, तो ये सुनकर वो पांचों कंट्रीज के प्रेसिडेंट काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसी के साथ अमेरिका के प्रेसिडेंट वहां पर खड़े होते हुए कहते हैं, जल्दी करो, लीडर होंग और वॉरियर ली शैन को कॉल करो और इसके बारे में बताओ। ये सुनते साथ ही चाइना के प्रेसिडेंट फौरन लीडर होंग और वॉरियर ली शैन को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि लीडर होंग और वॉरियर ली शैन उनकी कॉल नहीं उठा पाते, बल्कि जिग्जियान मार्शल हॉल की एआई गर्ल उनकी कॉल उठाती है और उन्हें बताती है कि वॉरियर ली शैन और लीडर होंग इन दोनों ने अपने आप को कल्टीवेशन के लिए लॉक कर लिया है और वो दोनों इस वक्त कल्टीवेशन के क्रिटिकल मूवमेंट्स पर हैं। एआई गर्ल की ये बात सुनकर पांचों प्रेसिडेंट और सभी एल्डर्स काफी शॉक हो जाते हैं। तभी हम दूसरी तरफ फैंग को देखते हैं, जो कि फ्लाई करता है वो ऑक्टोपस एम्परर मोस्टर की तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग भी ये बातें सुन रहा होता है, जो सुनकर फैंग कहता है, हाल मास्टर ने यू अचानक से अपने आप को अलग करके आइसोलेट क्यों कर लिया। अभी फैंग किसी से इसके बारे में पूछ ही रहा होता है कि तभी अचानक से वॉरियर बीस्ट उसके पास से गुजरते हैं और पीछे जाकर काफी ज्यादा जोर के साथ एक चट्टान के साथ टकराते हैं। फैंग उन्हें अपने पास से यूं गुजरते हुए देखकर एकदम से चौंक जाता है और वहीं पर रुक जाता है। तभी हम देखते हैं कि एल्डर याओराव भी वहां पर आ जाती है और उनकी हालत भी यहाँ पर काफी खराब होती है। एल्डर याओराव को इस तरह से इंजर्ड हुआ देखकर लुओ फैंग उनसे पूछता है कि हाल मास्टर और वॉरियर ली शान ने इस तरह से यूं अचानक से अपने आप को आइसोलेट क्यों कर लिया। एल्डर याओराव अपने आप को संभालते हुए लुओ फैंग को बताती है कि जैसे इस गोल्डन हॉर्न बहमूत ने तबाही मचाई, तो वो तबाही मचाने के बाद वो एक बार जिग्जियान मार्शल हॉल हेडक्वार्टर्स पर हमला करने के लिए होंगनिन बे सिटी से गुजरा और यहाँ पर वो हमारे जिग्जियान मार्शल हॉल हेडक्वार्टर्स पर हमला करने के लिए आया और यहाँ पर उसने हमारे जिग्जियान मार्शल हॉल पर हमला करके इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की और वो यहाँ पर हाल मास्टर और वॉरियर ली शैन को भी मारना चाहता था। इसलिए उसने अपने सबसे पावरफुल अटैक लेजर बीम को यूज करते हुए जिग्जियान मार्शल हॉल के हेडक्वार्टर्स पर अटैक भी किया, लेकिन यहाँ पर उसका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि वो हमारे जिग्जियान मार्शल हॉल हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर सके। वो इसलिए क्योंकि ये जो हमारा हेडक्वार्टर्स है ये असल में एक स्टारशिप है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये गोल्डन हॉर्न बहमूत जो कि स्टार लेवल पर है, इसलिए इसके लिए हमारी इस जिग्जियान मार्शल हॉल हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है और वो इसे निगल भी नहीं सकता क्योंकि ये स्टारशिप काफी बड़ा है। हाल मास्टर और वॉरियर ली शैन ने खुद को अलग कर लिया ताकि वो ब्रेक थ्रू करने के मेथड्स को ढूंढ सके और ब्रेक थ्रू करके अपनी पावर्स को बढ़ा पाए, जिसके बाद वो इस गोल्डन हॉर्न बहमूत के साथ फाइट कर पाएंगे। एल्डर याओराव की ये बात सुनकर फैंग भी समझ जाता है कि हाल मास्टर और वॉरियर ली शैन ने खुद को अलग क्यों किया। अभी फैंग यहाँ पर ये सुनकर थोड़ा सा हैरान हो ही रहा होता है कि तभी अचानक से वो अपने सामने देखता है कि उस ऑक्टोपस एम्परर बीस्ट ने वॉरियर फ्रोस्ट को काफी बुरी तरह से मारा होता है और वो भी उड़ते हुए इधर आकर फैंग के पास गिरते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉरियर फ्रोस्ट उस ऑक्टोपस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने की वजह से काफी इंजर्ड हो गए होते हैं। अभी यहाँ पर हमें ये तो मालूम नहीं होता कि वॉरियर फ्रोस्ट के साथ क्या होता है। तभी सीन चेंज होता है, हमें मिलिट्री कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कमांडर जिया बहुत ही बुरी तरह से शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि बुरा हुआ, ये एम्परर बीस्ट तेजी से हमारे करीब आ रहा है। तभी उनके सामने स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस आने लगते हैं, जिन्हें देखकर हमें ये मालूम हो जाता है कि बाकी जितने भी स्टार ट्रैवलर लेवल के वॉरियर्स हैं वो सब किंग लेवल के मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने में बिजी हैं। जो देखकर कमांडर जिया कहते हैं कि बाकी सभी फाइटर्स दूसरी टेरिटरीज में किंग ग्रेड के मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने में बिजी हैं, जिसकी वजह से वो इस ऑक्टोपस टेंटिकल बीस्ट को रोकने के लिए टाइम पर नहीं पहुंच सकते। हालांकि लीडर होंग के तीनों पर्सनल गार्ड्स ने इस एम्परर बीस्ट को रोकने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी वो इस एम्परर बीस्ट को नहीं रोक पा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इस ऑक्टोपस एम्परर बीस्ट और लीडर होंग के तीनों पर्सनल गार्ड्स में पावर का काफी डिफरेंस है और उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है कि वो इस ऑक्टोपस एम्परर बीस्ट को रोक पाएं। इसी वजह से वो तीनों के तीनों बार बार इस ऑक्टोपस एम्परर बीस्ट के साथ फाइट करने की वजह से सीरियसली इंजर्ड हो चुके हैं। कमांडर जी अपने मन में ये सोच ही रहे होते हैं कि तभी दूसरी तरफ हमें लीडर होंग के तीनों गार्ड्स का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वाकई में ही लीडर होंग के इन तीनों गार्ड्स की काफी बुरी हालत होती है और इन तीनों में सबसे ज्यादा वॉरियर बीस्ट की हालत खराब हुई होती है, क्योंकि उस ऑक्टोपस एम्परर बीस्ट ने वॉरियर बीस्ट को काफी बुरी तरह से मारा होता है। ये तीनों वॉरियर्स यहाँ पर उस ऑक्टोपस एम्परर बीस्ट के साथ फाइट करने से पीछे हट जाते हैं और अपनी इंजरीज को देख रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तीनों काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके होते हैं, जिन्हें इंजर्ड हुआ देखकर लुओ फैंग को इस ऑक्टोपस एम्परर बीस्ट के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वॉरियर फ्रोस्ट अपने आप को संभालते हुए खड़े होते हैं और अपने मन में कहते हैं, ह्यूमंस के हाथों मारे जाने वाला सिर्फ एक ही एम्परर बीस्ट है और वो है टेंटिकल बीस्ट, जिसे हाल मास्टर ने किल किया था, लेकिन इस बार हाल मास्टर यहाँ पर नहीं है।
और इससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि ये ऑक्टोपस एम्परर बीस्ट जिस तरफ जा रहा है वहां पर एक बेस सिटी आती है जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑर्डिनरी पीपल्स रहते हैं। किसी न किसी को तो इस एम्परर बीस्ट को रोकना ही होगा। ये कहते हुए एल्डर याओरा, वॉरियर बीस्ट और वॉरियर फ्रोस्ट तीनों ही उस एम्परर बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर ये तीनों ही काफी इंजर्ड होते हैं। इन तीनों की ऐसी हालत देखकर हम देखते हैं कि लू वो फेंग इन तीनों के सामने आ जाता है और उस एम्परर बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। फेंग को अपने सामने आया हुआ देखकर ये तीनों वॉरियर्स यहाँ पर एकदम से हैरान हो जाते हैं। तभी हम उस ऑक्टोपस टेंटिकल बीस्ट को देखते हैं जो कि फेंग को अपने सामने फाइट करने के लिए खड़ा हुआ देखकर गुस्से में आ जाता है और वहां पर रोर करते हुए फेंग पर अटैक करने लगता है। हेलो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आईपीएल देखो ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन देके काफी प्राइजेस जीतो, वो भी lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जैसे वो विल विन मैच और वो विल विन टॉस जैसे 50+ तरह के क्वेश्चंस में आप अपना ओपिनियन बता के काफी प्राइजेस जीत सकते हो। lotus365 पे जाकर रजिस्टर कीजिए और पाइए ₹365 का बोनस। यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स। यहाँ क्रिकेट के अलावा है 200+ क्वेश्चंस जहां आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं अच्छे प्राइजेस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो देरी मत कीजिए, अभी जाइए और डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे और पाइए ₹365 का बोनस। इसी के साथ व्यू चेंज होता है, हमें मिलिट्री कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट फेंग के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं लू वो फेंग की मिस्ट आइलैंड पर हुई पहली बैटल को देखते हुए हम ये तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि लू वो फेंग की स्ट्रेंथ पहले ही एल्डर मू हेनरिसन के साथ कंपेयर की जा सकती है। यानी कि लू वो फेंग एल्डर मू हेनरिसन से भी ज्यादा पावरफुल है और इसकी पावर को इतनी तेजी के साथ बढ़ते हुए देखकर मुझे डर है कि अब तो लू वो फेंग लीडर होंग और वॉरियर ली शैन से बस थोड़ा सा ही पीछे है। कुछ ही टाइम में लू वो फेंग की स्ट्रेंथ लीडर होंग और वॉरियर ली शैन के बराबर पहुंच सकती है। लेकिन क्या यहाँ पर लू वो फेंग इस ऑक्टोपस एम्परर बीस्ट के साथ फाइट करके इसे हरा पाएगा? क्या लू वो फेंग इसमें सक्सेसफुल हो पाएगा? अमेरिका के प्रेसिडेंट यहाँ पर अपने मन में ये सोच ही रहे होते हैं कि तभी व्यू चेंज होता है, हमें सिटीज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हर सिटी में मौजूद सभी लोग फैंग और लीडर होंग के तीनों गार्ड्स को देख रहे होते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग की फैमिली भी फैंग को देख रही होती है। यूजिन तो यहाँ पर फैंग को ऑक्टोपस एम्परर बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए जाता हुआ देखकर काफी उदास होती है। तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि उस ऑक्टोपस एम्परर बीस्ट को अटैक करने के लिए आता हुआ देखकर स्पीड के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इसी के साथ फैंग अपने आर्मर को पहन लेता है और अपने कटिंग ब्लेड डिस्क को भी बाहर निकाल लेता है और उसकी पावर को अनलीश करते हुए उस ऑक्टोपस एम्परर बीस्ट के ऊपर अटैक करने लगता है। वो ऑक्टोपस एम्परर बीस्ट भी फैंग को अपनी तरफ आता हुआ देख लेता है और अपने टेंटिकल से उस पर अटैक करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग अपनी स्पीड और एजिलिटी को यूज करते हुए काफी स्पीड के साथ उसके सभी अटैक्स को डोज कर लेता है और इसी के साथ फैंग अपने कटिंग ब्लेड डिस्क को यूज करता है और उस ऑक्टोपस बीस्ट के एक टेंटिकल पर अटैक करके उसे काफी बुरी तरह से कट करने लगता है। तभी अचानक से फैंग देखता है कि उसने उस टेंटिकल बीस्ट के जितने भी टेंटिकल्स को कट किया होता है वो उसी टाइम बड़ी स्पीड के साथ हील हो जाते हैं, जो देखकर फैंग काफी हैरान हो जाता है और कहता है हीलिंग एबिलिटी? इस ऑक्टोपस एम्परर बीस्ट के पास तो हीलिंग एबिलिटी है जो कि वाकई में ही काफी तेज है। ये कहते साथ ही फैंग अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और अपने कटिंग ब्लेड डिस्क को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ उस ऑक्टोपस एम्परर बीस्ट के ऊपर अटैक करने लगता है और उसे बहुत सारे कट्स लगा देता है ताकि वो जल्दी से अपने आप को हील ना कर पाए। फैंग की इतनी ज्यादा स्पीड को देखकर कंट्रोल रूम में मौजूद कमांडर जी अशोक हो जाते हैं और कहते हैं लू वो फेंग की स्पीड, इसकी स्पीड तो काफी बढ़ गई है, इसकी स्पीड तो साउंड की स्पीड से 16.5 गुना तेज हो गई है। हालांकि ऑक्टोपस एम्परर बीस्ट अपने डिफेंस, पॉइजन और कोइल स्ट्रेंथ के लिए फेमस है, लेकिन इसके बड़े साइज की वजह से इसके लिए अपने ब्लाइंड स्पॉट्स पर अटेंशन दे पाना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से ये लू वो फेंग के अटैक्स को रोकने के लिए ऑन टाइम पर रिएक्ट नहीं कर सकता। लू वो फेंग अपनी स्पीड को यूज करते हुए इस एम्परर बीस्ट की खामियों को तलाश करने के काबिल हो सकता है। ये कहते साथ ही वो कहते हैं लू वो फेंग तुम कर सकते हो। तभी दूसरी तरफ हम फेंग को देखते हैं जो कि बड़ी स्पीड के साथ उस ऑक्टोपस टेंटिकल बीस्ट के ऊपर अटैक कर रहा होता है और उसके कुछ टेंटिकल्स को बड़ी स्पीड के साथ अपने आर्क ब्लेड को यूज करते हुए इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस टेंटिकल बीस्ट की हीलिंग एबिलिटी की स्पीड कम हो जाती है। फैंग उस टेंटिकल बीस्ट के ऊपर और भी अटैक कर रहा होता है। तभी अचानक से बुबाता फैंग के पास आती है और कहती है लू वो फेंग तुम अपनी सारी मेंटल पावर को कटिंग ब्लेड डिस्क के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो और इसकी सेकंड स्ट्रॉन्गर फॉर्म को यूज करो जो कि इस पहली वाली फॉर्म से काफी ज्यादा पावरफुल है। बुबाता की ये
बात सुनकर फैंग बिल्कुल ऐसा ही करता है और अपनी सारी मेंटल पावर को कटिंग ब्लेड डिस्क के ऊपर कंसंट्रेट करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कटिंग ब्लेड डिस्क ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कटिंग ब्लेड डिस्क की स्पीड और इसकी पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और इसकी शेप और इसका डिजाइन भी पहले से चेंज हो जाता है, जो देखकर हमें ये मालूम हो जाता है कि ये कटिंग ब्लेड डिस्क वाकई में ही काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। तभी हम उस ऑक्टोपस टेंटिकल बीस्ट को देखते हैं जो कि फैंग को ये करते हुए देख लेता है और काफी गुस्से में आ जाता है और फैंग पर अपने सभी टेंटिकल्स के साथ एक ही जगह पर अटैक करता है और फैंग के इस कटिंग ब्लेड डिस्क और फैंग को अपने सारी टेंटिकल्स को यूज करते हुए जकड़ लेता है, जो देखकर एल्डर याओरा, वॉरियर फ्रॉस्ट और वॉरियर बीस्ट तीनों ही एकदम से चौंक जाते हैं कि ये अभी अभी अचानक से क्या हो गया। तभी हम देखते हैं फैंग के कटिंग ब्लेड डिस्क को। इसी के साथ फैंग कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। फैंग के ये कहते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।